हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर एक बार आप सभी लोग का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल IAS विथ अरिहंत पर। आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग आईएएस और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है उनको क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग को बता दूं कि अरिहंत प्रकाशन ने ये बुक पब्लिश किया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को क्या किया गया है, इसमें कलेक्ट किया गया है। इस बुक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्या किया गया है, इसमें कुछ आपके फैक्चुअल चीजें भी बताने की कोशिश की गई है। ये बुक आपको किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पे मिल जाएगा, इसे आप ले सकते हैं। ये केवल इतिहास का नहीं, इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान पर भी प्रकाशित किया गया है। बुक की स्पेशलाइजेशन ये है कि इसे एरर फ्री रखने की कोशिश की गई है। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा गया है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो यहां पर पीवाईक्यू रिवीजन का एक बेहतर मौका हो सकता है। पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दिया गया है और रही सही जो एक्सप्लेन है वो आपको इस क्लास से मिल जाती है। तो फटाफट सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर कर देंगे तो हम लोग बच्चे यहां पर अपने सेशन की शुरुआत कर लेंगे। तो चले फटाफट यहां पर भाई, दीप सिंह कल कहां गायब थे? चलिए, कर्णिका दीप सिंह, नमस्कार है भाई। कल नहीं थे आप क्लास में, आज हो क्लास में। खैर कोई नहीं। तो बच्चे चले यहां पर हम लोग फटाफट अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या क्या होगा और क्वेश्चन क्या क्या है अपने पास। सबसे पहले हम लोग 7 नंबर चैप्टर तक कर चुके हैं। अब 8 नंबर चैप्टर यानी कि 9 नंबर चैप्टर को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। हालांकि यहाँ पर 8 नंबर चैप्टर लिखा है लेकिन ये एक्चुअल में है 9 नंबर नहीं, बल्कि ये 8 नंबर का चैप्टर है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 8 है, ये 9 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 8 है। और ये मौर्य साम्राज्य नहीं है बल्कि भारत पर ईरानी एवं यूनानी आक्रमण से रिलेटेड यहाँ पर ये फैक्ट्स हम लोग को देखने हैं। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पर एक पहले ब्रीफिंग देख लेते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। ईरानी आक्रमण या हखमानी वंश के रूलर्स ने इंडिया पे पहले आक्रमण की। इसमें साइरस सेकंड था, हखमानी वंश का संस्थापक था। पश्चिम एशिया का सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी हुआ करती थी। डेरियस या दारा फर्स्ट यहाँ पर अटैक करने वाला, इंडिया पे अटैक करने वाला पहला आपका हखमानी रूलर था जिसने कह ले कि इंडस के साइड तक के क्षेत्रों पे अधिकार किया। इससे रिलेटेड 3 अभिलेख मिलते हैं, बहरिस्तून, पर्शिलोन्स और नक्श ए रुस्तम। नक्श ए रुस्तम काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसने क्या किया, सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकार किया। अगला रूलर होता है जर्सेक्स, दारा प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके बाद से आता है देरियस थर्ड, हकमानी वंश का लास्ट रूलर था। सिकंदर द्वारा 331 बीसी में अरबेला या गैगा मेला के युद्ध में इसे पराजित किया जाता है। तो यहाँ पे ये अरबेला का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। परिणाम, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला जब इनके संपर्क में है। खरोष्ठी लिपि का विकास जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से ईरानी सिक्के यानी कि कह लें कि सिक्कों, भारत में सिक्के बनाने की जो कला है कहीं ना कहीं कहा जाता है ईरानी सिक्के एक हुआ करते थे सिगलोई। यहां पर सिगलोई, सिगलोई जो सिक्के होते थे इसके पैटर्न पर भारत में सिक्के बनाने की प्रथा प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा देखें तो यहां पर यूनानी यानी कि सबसे पहले जो अटैक होता है, जो फर्स्ट अटैक होता है, फर्स्ट अटैक किसका हुआ? फर्स्ट अटैक हुआ ईरानी का। ईरानी रूलर्स ने इंडिया पे पहला अटैक किया। ईरानी के बाद से सेकंड अटैक किसका होता है? सेकंड अटैक होता है यूनानी का। यूनानी अटैक होता है इंडिया पे क्योंकि सिकंदर ने क्या किया, अरबेला के युद्ध में जो डेरियस थर्ड था उसे पराजित कर दिया। पता नहीं था सर क्लास का, 2 दिन वेट किया, कल की क्लास आज देख ली। तो ओके ठीक है। यहां पर देखो क्लास में तुमको बता दूं
मैं कल क्लास में बोला भी था, मैं पर डे क्लास में बोलता हूँ कि अपनी जो ये हिस्ट्री वाली क्लास है ये पर डे आपको मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे 4 to 6 PM चलेगी। ठीक है, तो इसमें परेशान मत होइएगा, मंडे टू फ्राइडे ही आपको क्लास मिलेगी 4 to 6 PM। तो आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि अब सेकंड अटैक किसका होता है। तो ये आपके ग्रीक अटैक होते हैं, यानी यूनानी आक्रमण होता है। अर्बेला के युद्ध में अलेक्जेंडर ने क्या किया, हकमानी एम्पायर को ध्वस्त कर दिया, हकमानी साम्राज्य को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देता है, ध्वस्त कर देता है। डेरियस थर्ड पराजित होता है, और जब हकमानी एम्पायर को ध्वस्त करता है तब अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ बढ़ता है। तो अब इंडिया पे अटैक होता कौन, यूनानी अटैक होता है। यूनानी अटैक में सबसे पहले अलेक्जेंडर, यूनान के राजा, मकदूनिया का शासक, यूनान का राजा था, इसके पिता का नाम था फिलिप, फिलिप सेकंड इसके फादर का नाम था। उसके मरने के बाद काफी कम एज में यह मकदूनिया या मैसोडोनिया इसे कहा जाता है, मकदूनिया कहिए या इसे मेसोडोनिया कहा जाता है। मेसोडोनिया की गद्दी पर बैठता है कौन, अलेक्जेंडर बैठता है, और फिर ये विश्व विजय पर निकलता है। इसके गुरु का नाम एरिस्टोटल यानी अरस्तु था। भारत आक्रमण के समय नंद वंश का शासन भारत में कहां पे चल रहा था, मगध में, मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था। अधिकृत क्षेत्र इसने जिन क्षेत्रों को जीता कहा जाता है अस्पोसियाई, निशा, अश्वक राज्य, नियार्कस, अनेसिक्रिटिस, ठीक है, अरिस्टोबुल, सिकंदर के साथ भारत आने वाले ये क्या थे, एक हिस्टोरियंस थे, या कह लें कि कुछ पोएट हुआ करते थे जो इसके साथ आते हैं। बिल्कुल यहां पर दीप सिंह, ये याद रखेंगे। इसकी डेथ कहां पे हो जाती है, तो फाइनली जब यहां से इंडिया से लौट रहा था 323 BC में बेबीलोन में इसकी डेथ हो जाती है। इसके अटैक के परिणाम क्या रहे, तो सिकंदर द्वारा निकैया शहर की स्थापना अपने घोड़े की स्मृति में, बुकाफेला, इसके घोड़े का नाम बुकाफेला था, इसने बुकाफेला नामक शहर बसाया, निकैया नामक शहर बसाया। निकैया का मतलब होता है विजय, विजय का नगर या जीत का शहर। मुद्रा निर्माण की कला का उद्भव, उलुक शैली के सिक्के, यहाँ पे जिनको सिग्लोई सिक्के कहते थे, उनकी भी शुरुआत हो जाती है। गांधार कला शैली की सूत्रपात होता है, लेकिन ये कब डेवलप होगा, कब, तो फाइनली ये डेवलप होगा कुषाणों के टाइम में, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं यहां पर आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस आ गए अपने सामने। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया, यानी इंडिया पे फर्स्ट अटैक किस वंश के राजाओं ने, अभी हम लोगों ने चर्चा किया हकमानी, हकमानी वंश। पर्थियंस काफी बाद में आएंगे, इन्हें पर्थियन वंश कहा जाता है, या इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें पहलव वंश भी कहते हैं, पहलव वंश भी कहा जाता है। कुषाण इन्हीं के समकालीन, ससानी वंश काफी बाद में आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हकमानी वंश करेक्ट जवाब होगा। प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमानी वंश के राजाओं द्वारा यानी पारसिक साम्राज्य द्वारा किया गया। इस वंश का स्थापना साइरस ने की थी। साइरस ने 599 से लेकर 529 BC तक शासन किया। साइरस ने जेड्रोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से होकर भारत पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया, यानी इसने कोशिश तो की लेकिन ये असफल रहा। जेड्रोसिया यानी मकरान का क्षेत्र। ठीक है, फाइनली प्रथम सफल प्रयास किसका होता है, दारा प्रथम का, या दारा भविष्य जो साइरस का उत्तराधिकारी था। यहां पर याद रखेंगे ये जो दारा था ना, इसी से प्रभावित होकर, इसी से प्रभावित होकर, प्रभावित होकर होकर अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए, अपने अभिलेख अभिलेख लिखवाए थे, याद रखेंगे। इसी से इंस्पायर्ड होकर अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए थे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया, साइरस, डेरियस, कैम्बिसिस या सहार्स। तो यहाँ पे डेरियस या दारा प्रथम था, जो कहां तक क्या होता है, तो यहाँ पर सिंधु नदी, सिंधु नदी के दाहिने
हिस्से तक अधिकार किया था, हिस्से के क्षेत्रों तक कहा जाता है इसने कैंपेन करके यहां पर अधिकार कर लेता है। और यही डेरियस क्या करता है, स्काई लैक को इंडिया भेजता है। कौन भेजता है, यहां पर याद रखेंगे, एक ट्रैवलर इंडिया भेजा जाता है, स्काई लैक, स्काई, ये रॉन्ग हो जा रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं, स्काई, स्काई लैक्स, स्काई लैक्स को भारत भेजता है इंडस नदी के बारे में पता करने के लिए। इस तरह से कह सकते हैं कि ये पहला ट्रैवलर था जो इंडिया के तरफ आता है इंडस के बारे में पता करने के लिए। फर्स्ट ट्रैवलर जो इंडिया की तरफ आता है वो कौन था, स्काई लैक्स। किसने भेजा था, डेरियस प्रथम द्वारा इसे भेजा गया था। पहला ईरानी शासक डेरियस प्रथम, दारा फर्स्ट ने भारत के कुछ भागों को अधीन किया। ईरान के एकेमेनिया वंश का तीसरा शासक था। डेरियस प्रथम के बहिस्तान अभिलेख में गांधार के लोगों को भी इसकी प्रजा बताया गया है। हेरोडोटस के अनुसार गांधार उसके साम्राज्य का 7वां प्रांत था, सिंधु घाटी का 20वां प्रांत, सिंधु घाटी इसके प्रांत का 20वां हिस्सा था, 20वां मतलब प्रांत था, स्टेट था, तथा पूरब में रेगिस्तान तक इसका विस्तार था। ये बताया गया किसके द्वारा, हेरोडोटस, जिसे हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इसने बताया है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। मगध, अगर हम लोग मगध की बात करते हैं, मगध में हम जानते हैं कि 3 राजवंशों का क्रमशः शासन चलता है। 3 राजवंश शासन करते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग को हर्यंक वंश दिखाई देता है, हर्यंक वंश के बाद हम लोग को शिशुनाग वंश दिखाई देता है, शिशुनाग डायनेस्टी दिखाई देती है, और शिशुनाग के बाद आते हैं नंद वंश। अब यहां पर पूछा गया अलेक्जेंडर के अटैक के समय, तो अलेक्जेंडर के अटैक के समय किसका, तो यहां पर घनानंद, नंद वंश का कौन था, घनानंद यहां पर शासन कर रहा था। क्योंकि इसी के बाद जब अलेक्जेंडर वापस हो जाएगा तो क्या करेगा, यहां पर घनानंद की हत्या की जाएगी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और मौर्य डायनेस्टी को फाइंड किया जाएगा। तो नंद वंश यहां पर, ये महापद्मनंद कौन था, नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का संस्थापक कौन था भाई, तो यहां पर याद रखेंगे, इसे फाउंडर के तौर पर जाना जाता है, याद रखेंगे। मगध का राजा घनानंद सिकंदर के समकालीन था। 326 बीसी में सिकंदर ने सिंधु नदी पार करके भारत आया था। घनानंद के समय में 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर तक्षशिला के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ, जो कि झेलम वितस्ता के युद्ध से, यहां पर याद रखिएगा, ये पौरु जो था ये तक्षशिला का शासक नहीं था, पौरु या पोरस, ठीक है। कहा जाता है कि जो पोरस का राज्य था, पोरस का जो राज्य हुआ करता था, यह कहां पे था, तो कहा जाता है सिंधु नदी, सिंधु एंड झेलम के बीच था, झेलम के मध्य इसका राज्य हुआ करता था, ये पोरस का राज्य हुआ करता था, ठीक है। और सिंधु से अगर हम लोग बात करें, सिंधु नदी से जो आपका क्या था, सिंधु नदी से यहां पर याद रखेंगे, जो सिंधु नदी के कह लें कि सिंधु नदी से पश्चिम में स्थित जो राज्य था, पश्चिम में स्थित राज्य जो था वो किसका था, ये राज्य था आम्भी का। आम्भी यहाँ का राजा था, जिसकी राजधानी तक्षशिला होती थी, जिसकी कैपिटल का नाम तक्षशिला मिलता है, याद रखेंगे। जो ये बैटल होता है, इस बैटल को हम लोग क्या कहते हैं, इसे झेलम या इसे वितस्ता या फिर इसे हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है, जो 326 बीसी में अलेक्जेंडर प्लस पोरस के साथ हुआ था, पोरस के साथ या पौरु के साथ यह युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। आईएएस 2000 का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है भाई। नंद वंश का शासन था उत्तर भारत में, किसका शासन था, नंद वंश। क्योंकि यहाँ पे क्रम में देखें
तो क्रम में आपका सीधा सीधा सबसे पहले हम लोग को नंदा डायनेस्टी दिखाई देगी, नंदवंश। नंदवंश के बाद से कौन आएंगे? मौर्य आएंगे, मौर्य डायनेस्टी दिखाएगी। मौर्य के बाद से कौन से आएंगे? शुंगा डायनेस्टी दिखाई देगी। और शुंगा के बाद से कौन आएंगे? तो यहाँ पे कण्वा डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी दिखाई देगी। तो ये डायनेस्टियों का क्रम है। अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया तो इस समय नंदों का भारत पे शासन चल रहा था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसे याद रखेंगे। अग्रमीज या उग्रसेन, इसे उग्रसेन का पुत्र कहा गया और इसे अग्रमीज। उग्रसेन किसका? यानी कि ये घनानंद का नाम है, सॉरी महापद्मनंद का नाम। महापद्मनंद, महापद्मनंद, महापद्मनंद को क्या कहा गया भाई? महापद्मनंद को कहा गया है, यहां पर याद रखेंगे उग्रसेन। उग्रसेन कहा गया है, या भार्गव कहा जाता है, भार्गव कहा गया है, या द्वितीय परशुराम कहा गया है। और इसी का पुत्र हुआ करता था घनानंद। घनानंद, और घनानंद को क्या कहा गया है? यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज, अग्रमीज कह के संबोधित किया है, याद रखेंगे। सिकंदर मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप II का पुत्र था। यूनानी लेखकों के अनुसार घनानंद के पास विशाल सेना तथा असीम संपत्ति थी। संस्कृत, तमिल तथा सिंहली ग्रंथों से भी इसकी असीम संपत्ति की जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि घनानंद को क्या था? एक फोबिया था। बिल्कुल बच्चे, यहां पर कहा जाता है कि घनानंद को एक फोबिया था, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड इकट्ठा करने के लिए। इसलिए इसने नदियों पे टैक्स लगा दिए थे, इसने नाव पे टैक्स लगा दिए थे, इवन इसने लेदर पर भी टैक्स लगा दिया था, चमड़े पर भी टैक्स लगा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो यहां पर आने वाले में देखिए डायमेकस, यहां पर याद रखेंगे जो डायमेकस था, डायमेकस, डायमेकस, डायमेकस यहां पर याद रखेंगे, ये किसके समय आता है? बिंदुसार के दरबार में आता है, बिंदुसार। डायमेकस यहां पर बिंदुसार सीरिया के राजा का दूत था। किसका भाई? सीरिया। सीरिया के राजा का, एंटियोकस का ये क्या होता था? एम्बेसडर के रूप में किसके समय आता है? तो ये बिंदुसार, यानी कि ये मौर्य एम्पायर में आता है, मौर्य एम्पायर में ये आपका आता है, बिल्कुल याद रखेंगे। डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। डायमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के समय भारत आया था। नियार्कस, अनेस्टिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस सिकंदर के समकालीन थे। ये सभी सिकंदर के आक्रमण के समय इसके साथ थे। इसी क्रम में इनका एक साथ भारत में आगमन हुआ था, याद रखेंगे। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो उसका नाम था पौरु या पोरस। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर क्या करता है? अलेक्जेंडर जब भारत की भूमि पे एंटर करता है नॉर्थ वेस्ट सेक्शन से, तो सबसे पहले इससे मिलता है आम्भी। आम्भी से मुलाकात होती है। आम्भी प्लस आपके अलेक्जेंडर की सेना एक हो जाती है। सिकंदर की सेना, दोनों यहां पर क्या होते हैं? एक होते हैं। और एक होकर कहा जाता है कि फिर ये किस पे? पोरस पर, पोरस के ऊपर या पौरु के ऊपर आक्रमण करते हैं, जहां पे हाइडेस्टीज या बितस्ता या झेलम का युद्ध होता है। इस युद्ध में पौरु की हार होती है। कहा गया है कि जब पौरु हार जाता है तो पौरु को क्या किया गया? अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। और जब अलेक्जेंडर के सामने लाया जाता है तो अलेक्जेंडर इससे कहता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पौरु ने बड़ी निर्भीकता से कहा था कि जैसा एक राजा दूसरे हारे हुए राजा के साथ करता है। कहा जाता है उसकी इस निर्भीकता से बहुत प्रभावित हुआ था अलेक्जेंडर और इसे अपना मित्र बना लेता है। और यहीं से अब अलेक्जेंडर आगे बढ़ता है तो छोटा पौरु को हराता है। छोटा पौरु का जो एरिया था, तो कहा जाता है कि चिनाब और ब्यास नदी के मध्य उसका शासन था। वहां पर इसका भतीजा लगता था पोरस को, उसे हराता है। और फाइनली ब्यास नदी के तट पर आकर अलेक्जेंडर रुक जाता है। यहीं पर आकर अलेक्जेंडर का विराम होता है। यहां पर कहा जाता है यूनानी देवताओं की पूजा करता है, विजय स्तंभ स्थापित कराता है। और यहीं से फिर अलेक्जेंडर इंडिया से वापस हो जाता है, क्योंकि इसके आगे अब किसका? तो कहा जाता है इसके आगे नंदों का साम्राज्य था।
नंदों का साम्राज्य यहां पर हम लोग को दिखाई देता है, बिल्कुल याद रखेंगे। सिकंदर ने जिस राजा को झेलम नदी के तट पर पराजित किया उस वीर राजा का नाम क्या था? पौरु या पोरस था। युद्ध को झेलम बितस्ता भी कहा जाता है। तक्षशिला के राजा आंभी एवं पोरस थे। इनका राज्य झेलम एवं चिनाब नदी के मध्य स्थित था। ठीक है, झेलम के युद्ध में राजा पौरु की पराजय हुई, किंतु सिकंदर राजा पौरु या पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे उसका राज्य वापस कर दिया तथा उसे अपना मित्र बना लिया था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे, यानी शस्त्र उठा लिए थे? मेंस 2013 का क्वेश्चन है। अभिसार, गलउसाई या कठ या मसस यहां पर किसने उठाया था? तो यहां पर बच्चे याद रखेंगे मसस का नाम यहां पर याद रखिएगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद मसस्ग नामक भारतीय गण अथवा राज्य गणराज्य थे, ये स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए थे। यह जो मस्तक अश्वक गणराज्य की राजधानी थी, यानी कि अगर अश्वक गणराज्य की बात करोगे तो अश्वक होगा। यह गणराज्य अपनी स्वतंत्रता और सैन्य शक्ति के लिए विख्यात था। सिकंदर यूनान का प्रमुख था। इसने 326 में हिंदकुश पर्वत को पार किया, भारत में प्रवेश किया। ठीक है, मार्ग में उसे मस्कस राज्य से युद्ध करना पड़ा क्योंकि इस राज्य ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से मना किया। याद रखेंगे, जो नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में आपकी यहां पे पड़ती हैं हिंदकुश की पहाड़ियां, ये क्या है? हिंदकुश। ये हिंदकुश की पहाड़ियां हैं और इसी हिंदकुश की पहाड़ियों में पड़ता है खैबर पास, खैबर दर्रा, और इसी खैबर दर्रे से अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ये कथन है, कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई थी? तो हाँ, मुलाकात तो हुई थी, क्योंकि इस बात की पुष्टि जस्टिन भी करता है। ठीक है, कि मुलाकात हुई थी दोनों की, लेकिन यहां पर वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य अभी रूलर नहीं बना था। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ए सही है परंतु आर गलत है और दोनों का यहां पर संबंध नहीं है, याद रखेंगे। ए सही है किंतु आर गलत है और दोनों में कोई संबंध नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ा, क्योंकि 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष सिकंदर जो भारत में रुकता है ना, अलेक्जेंडर सिकंदर भारत में कुल 19 माह रुका था। 19 माह, यानी कि लगभग कह लो कि ये लगभग 1.5 साल से अधिक, तो यहां पे लगभग 2 वर्ष लिखा गया है, तो इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से, तो इस समय अभी चंद्रगुप्त मौर्य रूलर नहीं हुआ था, इसलिए उससे पराजित होने का कोई चांस नहीं। पराजित तो हुआ, सॉरी, यहां पर इंडिया में वो किसी रूलर से पराजित नहीं हुआ था, बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। अगला देखते हैं, यहां पे देखिए क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पास 326 ईसा पूर्व के अंत में सिकंदर ने भारतीय विजय के लिए प्रस्थान किया। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ा। इसने भारत विजय के पश्चात यूनान के लिए प्रस्थान किया। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को नहीं बल्कि नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित किया था, याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखें, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। आखिर में सिकंदर भारत में सफल क्यों रहा? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। ऊंट के अनुसार अपने उत्तर का चयन करना है। बताओ भाई, दीप सिंह क्या होगा इसका सही जवाब? तो भाई यहां पर देखो, अगर हम लोग देखें तो यहां पर कहा जाता है कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। केंद्रीय सत्ता तो थी, लेकिन वो कहां बैठी थी? वो मगध में बैठी थी। ठीक है, और मगध का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था, यानी पूरा का पूरा भारत सेंट्रलाइज नहीं था। जो नॉर्थ वेस्ट सेक्शन था ना, जो नॉर्थ वेस्ट सेक्शन था
ये केंद्रीय सत्ता से बाहर था, बल्कि ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला सेक्शन था ये छोटे छोटे गणराज्यों और राज्यों में बटा हुआ था। तो सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ठीक है। उसकी सेना यहां पे कहा गया कि श्रेष्ठ प्रकार की थी। नो डाउट अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो बेस्ट प्रकार की थी, ये माना जाता है। बिल्कुल यहां पर बी। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। बिल्कुल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिख देते हैं आम्भी। आम्भी ने इसका क्या किया था, सहयोग किया था, ठीक है। इसके अलावा वह एक अच्छा प्रशासक, नहीं ये नहीं कह सकते कि वह एक अच्छा प्रशासक था जिसके कारण उसे सफलता मिली, तो ये नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर करेक्ट जवाब देखें तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिकंदर की भारत में सफलता के कारण के संबंध में 1, 2, 3 कथन सही है। सिकंदर के आक्रमण समय भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उत्तर भारत में उस समय नंद वंश के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे जनजातीय संघीय और राजतांत्रिक राज्य थे जो आपस में युद्धरत थे। सिकंदर की भारत में सफलता का एक मुख्य कारण उसकी सेना की श्रेष्ठता थी, ये भी करेक्ट है। सिकंदर के आक्रमण के समय केंद्रीय सत्ता न होने के कारण अनेक भारतीय शासकों ने सिकंदर का सहयोग किया था, जैसे तक्षशिला के शासक आम्बी पौरू ने सिकंदर की मदद की। 4 गलत है क्योंकि सिकंदर एक बेहतर प्रशासक नहीं था। इसकी मृत्यु के पश्चात कुछ ही वर्षों में इसका साम्राज्य छिन्न भिन्न या विनष्ट हो गया था। 1, 2, 3 बिल्कुल बिल्कुल दीप सिंह, बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग यहां पर अगले सेक्शन में पहुंचते हैं, चैप्टर नंबर 9 में पहुंचते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, यानी कि मौर्य साम्राज्य। अब हम लोग को क्या पढ़ना है यहां पर, मौर्य मौर्य डायनेस्टी के बारे में अब हम लोग को, ठीक है, यहां पर हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले सोर्स देखें, यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य, यहां पर देखिए 3 रूलर को स्पेशली देखना है हम लोग को। एक देखना है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को देखना है हम लोग को, मौर्य। सेकंड पोजीशन पे किसको देखना है, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद देखना है हम लोग को किसको, अशोक। इन 3 रूलर्स को यहां पर स्पेशली हम लोग देखते हैं। इन्हीं 3 रूलर के बारे में हम लोग को पढ़ना जानना है और यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सोर्स की बात करें तो यहां पर शागौरा और महास्थान अभिलेख, शागौरा अभिलेख यूपी से मिला है और महास्थान अभिलेख कहां से मिला है, महास्थान अभिलेख आपका मिला है वर्तमान बांग्लादेश, बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश से यह अभिलेख मिला है। रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उल्लिखित है और लिखा गया है कि इसने क्या किया था, पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से अपने जो इसका गवर्नर था, स्टेट गवर्नर, उसकी मदद से इसने यहां पर जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बुक्स में देखें तो प्लूटार्क सेना के संदर्भ में जानकारी देता है। प्लूटार्क, प्लूटार्क कहा जाता है, प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की विशाल सेना के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला। मेगास्थनीज इंडिका पाटलिपुत्र के यहां पे प्रशासन के साथ साथ प्रशासन से अधिक इसने किसने यहां पर समाज, प्रशासन और समाज के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये पूरी तरह से प्रशासन के, मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में, प्रशासन के संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से मौर्यों की जाति के विषय में हम लोग को जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से हम लोग को इसके विषय में जानकारी मिलती है। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और पुनरानुरु और ममुलनार की यहां पर जो ग्रंथ है अहनानुरु और पुनरानुरु, इससे भी जानकारी मिलती है, ठीक है। दक्षिणी विस्तार का पता चलता है। अन्य में यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोटस की उपाधि दी जाती है। ये क्या लिखता है, इसी के बुक से हमें जस्टिन के उल्लेख से पता चलता है कि ये क्या कहता है, कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था और इसे सैंड्रोकोटस कह के संबोधित करता है। एरियन द्वारा इसे एंड्रोकोटस कहा जाता है। मुद्रा राक्षस में इसे वृषल या निम्न कुल उत्पन्न बताया गया है।
बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय कुल उत्पन्न बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर अगर बात करें 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित करता है, ठीक है। अफगानिस्तान, हेरात, कंधार पर नियंत्रण स्थापित करता है। दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार, मालवा, महाराष्ट्र यहां तक तथा गुजरात तक शासन रुद्रदामन के अभिलेख से। हालांकि यहां पर एक शब्द कर्नाटक भी जोड़ लीजिएगा, कर्नाटक भी इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत मैसूर अभिलेख से जानकारी मिलती है दक्षिण भारतीय विजय का। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मौर्य शासक, भारत के बाहर अपने साम्राज्य की सीमाएं ले जाने वाला, हिंदकुश को पार कराने वाला भारत की सीमाओं का पहला रूलर, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला रूलर कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। बिल्कुल याद रखेंगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड चीजें, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या मिलता है? दुर्धरा मिलता है, एक जो घनानंद की बहन अथवा पुत्री कही जाती है। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना या करलेनिया से इसका विवाह हुआ। प्रधानमंत्री इसने कौटिल्य को बनाया। जैन संत भद्रबाहु के साथ स्वर्ण बेलगोला में जाता है और वहीं पर क्या है, संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग देता है 298 ईसा पूर्व। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदों के पास कौन आते हैं? मौर्य। मैंने पहले ही बताया। यहां पर अगर प्राचीन इतिहास में आपसे पूछा जाए तो देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, हर्यक वंश आएगा, हर्यक वंश का नाम याद रखिए। हर्यक वंश के बाद कौन आएगा? शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी दिखाई देगी। ये मैं केवल भारतीय राजवंशों की बात कर रहा हूं। शिशुनाग के वंश से कौन आएंगे? नंद आएंगे, ठीक है। नंद के वास्ते कौन आएगा? तो मौर्य आएंगे, मौर्य आएंगे। यहां से पोस्ट मौर्य काल शुरू हो जाता है। सबसे पहले कौन आएंगे? शुंग आएंगे। शुंग के बाद कौन आएंगे? कण्व का नाम याद रखेंगे, कण्व वंश। कण्व वंश के बाद कौन आएंगे? सातवाहन, सातवाहन आएगा, यहां पे शासन करेंगे। इसके इसी दौरान हम लोग को चेदी वंश दिखाई देगा, चेदी वंश का शासन होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद से हम लोग एंटर करेंगे कहां पे? गुप्त आ जाएंगे, गुप्त वंश, गुप्त वंश हम लोग को दिखाई देगा। गुप्त वंश के बाद इसी में वकाटक, आभीर ये सारे दिखाई देंगे। इसके वास्ते हम देखेंगे तो हम लोग को यहां पर वर्धन वंश, वर्धन वंश यानी कि आप हर्षवर्धन की बात कर लें, या इसे हम लोग इतिहास में पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, ये शासन करता हुआ उत्तर भारत में दिखाई देता है। तो स्पेशली उत्तर भारत के ये राजवंश रहे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें, नंदों के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इस वंश ने 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक बेहद्रथ था। मौर्य वंश ने भारत में केंद्रीकृत प्रशासन को पहली बार व्यवस्थित रूप से लागू किया। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की स्थापना मौर्यों द्वारा भारत में पहली बार किया गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। अगर इसमें सबसे एंशिएंट पूछा जाए तो अभी मैंने एक आपको ग्राफ दिखाया है, इस ग्राफ से चाहो तो आप पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर लोगे। इस ग्राफ के थ्रू पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे एंशिएंट कौन मिलेगा? मौर्य मिलेंगे। मौर्य हम लोग को सबसे एंशिएंट मिलेंगे। मौर्यों के बाद कौन मिलेगा? तो ये फर्स्ट पोजीशन पे मौर्य मिलेंगे। सेकंड पोजीशन पे कौन मिलेगा? अगर इन सब में हम सर्च करें तो सेकंड नंबर पे कुषाण मिलेंगे। थर्ड पे कौन मिलेगा? गुप्त मिलेंगे। और फोर्थ पे कौन मिलेगा? वर्धन यहां पर मिलेंगे, याद रखेंगे। मौर्य सबसे पुराना राजवंश है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321-22 ईसा पूर्व में की थी। भारत में ये 21 ने 22 बीसी में की थी। भारत में मौर्य राजवंश का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है। गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा 275 ईसा पूर्व में की गई थी। लगभग 510 ईस्वी तक यह शासन करता रहा। लगभग 510 ईस्वी तक इनका शासन चलता रहा। यहां पर याद रखेंगे ये लगभग 550 ईस्वी तक, कितने तक? गुप्त लगभग 550 एडी तक इनका शासन बना रहता है। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन के द्वारा, पुष्यभूति वर्धन के द्वारा नहीं,
बल्कि वर्धन वंश की स्थापना यहाँ पे याद रखेंगे, इसकी स्थापना पुष्यभूति वर्धन नहीं बल्कि नरवर्धन नरवर्धन द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, नरवर्धन द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। यदि क्वेश्चन भी आया था द्वारा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर में की गई थी। यह राजवंश 7वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजूल कड़फिसेस ने 30 ईस्वी में की। इस राजवंश का शासनकाल 30 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक रहा। याद रखेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? भारत में पहला अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दूं, भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य। नॉर्थ में इसकी सीमाएं कहां तक पहुंच गई? अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान, जेड्रोसिया, आराकोशिया, हेरात, काबुल, कांधार के क्षेत्र इसके अधिकार में आ गए। गुजरात, अगर वेस्टर्न में देखें तो गुजरात यहां पर इसके अधिकार क्षेत्र में था, क्योंकि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ये बात बताता है। साउथ में कर्नाटक कहा जाता है, जो कर्नाटक था, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका तक इसका अधिकार था। क्यों? क्योंकि इसी के कर्नाटका में श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर इसने क्या किया था? अपनी प्राण दिए थे। तीसरी चीज, कलिंग कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कलिंग शामिल था। कलिंग इसके क्षेत्र में आता था। इधर बंगाल विजय की इसकी पुष्टि हो जाती है कि इसने बंगाल को जीता था। नॉर्थ में कहा जाता है ब्यास रिवर। यहां पर जो ब्यास नदी थी ना, ब्यास नदी, ये इसकी उत्तरी सीमा होती थी, क्योंकि इसका अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं था, पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर था, लेकिन बाकी हिस्से उसके साम्राज्य से बाहर थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, और यहां पर मिलता है मगध यहां पर शामिल था। राजपुताना संभवतः इसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। राजपुताना का क्षेत्र इसके साम्राज्य में शामिल नहीं होता था। याद रखेंगे। प्रथम भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। यह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, जिसने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया। इसके साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी अधिक था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा पश्चिमोत्तर में ईरान तक विस्तृत थी। इसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 297 नहीं बल्कि 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसने सर्वप्रथम देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, इसलिए इसे भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? भारत का उद्धारक, क्योंकि इसी के समय कहा जाता है भारत ने क्या किया? विदेशी दासता का जुआ अपने कंधे से उतार फेंका और भारत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक है, आयुष, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल बच्चे थर्ड वाला याद रखेंगे। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? भाई सेल्यूकस, ठीक है, अलेक्जेंडर के मरने के बाद जो उसके अफगानिस्तान ईरान के क्षेत्र थे उस पर रूलर कौन बनता है? तो वो बनता है सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर और किसके बीच? तो कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। कब? तो कहा जाता है कि इन दोनों के बीच 354 बीसी में क्या होता है? एक युद्ध होता है। युद्ध के परिणाम को लेकर थोड़ा सा विवाद। भारतीय इतिहासकार कहते हैं इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई, जबकि विदेशी इतिहासकार जैसे प्लूटार्क, जस्टिन, एरियन, ये सारे कहते हैं कि इसमें क्या हुआ? आपके जो आपका जो इसका सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, इसकी जीत हुई। लेकिन कॉमन बात यह है कि दोनों के बीच समझौता हो गया, संधि हो गई। संधि में कुछ शर्तें थी, जैसे सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की एथेना या करलेनिया की शादी किससे? यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उसे 500 हाथी देता है। मेगास्थनीज नामक एक दूत मौर्य कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में हराया था। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य संधि का उल्लेख किया है, जिससे ज्ञात होता है कि संधि हो जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। बदले में सेल्यूकस ने एरिया यानी हेरात, आराकोशिया यानी कांधार
जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान और पेरिपिसाई यानी काबुल के कुछ भाग उसे सौंपे और अपनी पुत्री हेलेना या करलेनिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसके वैवाहिक संबंध का उल्लेख किसने किया है? एप्टिमियानायस ने इसका उल्लेख किया गया है। और याद रखिएगा करलेनिया भारत की पहली क्या थी, कह लें कि विदेशी बहू, भारत की पहली विदेशी बहू थी। और कह लें कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक संबंधों को मान्यता देने वाला रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल यहां पर याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला, यहां पर अगर देखो भाई यूपीपीसीएस प्रीलिम 2005 का क्वेश्चन है और यहां पर कहा गया है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो यहां पर अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन हमें अपने उत्तर का चयन करना है। तो अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन, चूंकि यहां पे पाटलिपुत्र को पहली बार कैपिटल बनाने वाला कौन था? उदाइन था। उदाइन, उदाइन कौन था? तो उदाइन हर्यक वंश से रिलेटेड था, ये हर्यंक वंश से रिलेटेड था। लेकिन चूंकि ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा, क्योंकि अगर इनमें सब में, जैसे कनिष्क की राजधानी कहां थी? ये पुरुषपुर था, पुरुषपुर, पुरुषपुर या इसे कहते थे पेशावर, पेशावर इसका कैपिटल हुआ करता था। अशोक, अशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और फिर बिंदुसार के बाद आया चंद्रगुप्त सेकंड, ये गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड है, गुप्त वंश से। इनकी सेकंड कैपिटल उज्जैन हुआ करती थी, उज्जैन को इन्होंने सेकंड कैपिटल, पाटलिपुत्र भी इनका फर्स्ट कैपिटल था, सेकंड उज्जैन के रूप में। तो चंद्रगुप्त, अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य होगा। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र पटना ही प्राचीन नाम था। हर्यक वंश के शासक उदाइन ने इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी राजधानी के रूप में पहली बार स्टेबल किया था। ये बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर? तो यहां पर इस चीज को बिल्कुल बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? यानी कह लो कि भारत में पहला साम्राज्य, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। यहां पर याद रखेंगे, अभी मैंने बताया भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इन्होंने 25 वर्ष की आयु में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम धनानंद शासक को क्या किया? 322 बीसी में इसकी हत्या करता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पहली बार भारत में राजनीतिक प्रणाली में एक रूपता स्थापित की गई एवं केंद्रीय प्रशासन की नींव यहां पर रखी जाती है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। अभी मैंने आप लोगों से बताया रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, गुजरात उसके साम्राज्य में शामिल था। इस बात की पुष्टि कहां से होती है? तो यहाँ पे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है। देखिए ये है गुजरात, अगर हम लोग वर्तमान इंडियन मैप देखें तो ये गुजरात का सेक्शन पड़ता है, ऐसे आपका ये बन जाता है गुजरात। गुजरात में हम लोग जानते हैं कि ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये कच्छ का सेक्शन है और नीचे वाला सेक्शन क्या कहलाता है? काठियावाड़। ये काठियावाड़ कहलाता है, ऊपर का कच्छ और नीचे का काठियावाड़, ठीक है। और इसी में पड़ता है यहाँ पर जूनागढ़, यहीं पर क्या है स्थित है? ये है आपका जूनागढ़, या जिसे गिरनार के नाम से, गिरनार की पहाड़ियां यहाँ पे पड़ती है। यहां से जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है वो इस बात की पुष्टि करता है कि यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, ठीक है। इस बात की पुष्टि यहां से हो जाती है, बिल्कुल याद रखेंगे। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है। जूनागढ़ शिलालेख, शिला अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। इसे 150 ईसा पूर्व में छत्रप, शक छत्रप रुद्रदामन के द्वारा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। यह विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। इसमें वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का
गवर्नर हुआ करता था इस प्रांत का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? आरओ मींस 2014 का क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पे अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन 305 बीसी यानी ईसा पूर्व याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक सिकंदर का सेनापति था। उसकी मृत्यु के पश्चात भारतीय विजित क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बना। वह इन क्षेत्रों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसी क्रम में दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें इसकी पराजय होती है। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। दीप सिंह क्लियर है? आयुष कहां चले गए भाई? कमेंट करो। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? यूपीपीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है ये। कुम्भहार, तो यहां पर याद रखेंगे कुम्भहार, वर्तमान में कुम्भहार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के जो कुम्भहार आपके पटना के पास एक गांव है, वहीं से हमें क्या मिलता है? कुम्भहार के एविडेंस यहां से यानी पाटलिपुत्र के एविडेंस पाए गए। यहीं से, इसी नगर से, इसी स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद मिला। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद प्राप्त हुआ है। राजप्रसाद यानी इसका भवन या इसका महल यहां से मिला हुआ है। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर बाकी की जैसे श्रावस्ती, इसकी पहचान सहित महज से की जाती है। वर्तमान के सहित महज से इसकी की गई है। वैशाली कपिलवस्तु, यहां पर देखें तो कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल के तराई में स्थित है। वैशाली वसाड़, जो आपके कहां पे? वसाड़, ठीक है, वसाड़ नामक स्थान को वैशाली से पहचान की गई है। ये बिहार में पड़ता है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। पाटलिपुत्र नामक प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। कुम्भहार अथवा कुम्भरार से मौर्यकालीन एक लकड़ी का मंच और एक मठ सह अस्पताल के साथ 80 स्तंभ वाले हॉल की खोज की गई है। पुरातात्विक शोध से यह पता चलता है कि यह अशोक के समय में बौद्धों के लिए बनाया गया एक सभा हॉल था। एक्चुअल में इसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहा जाता है। मठ सह अस्पताल को आरोग्य विहार के नाम से जाना जाता है। यह 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस स्थल से एक छोटा बर्तन मिला है जिस पर धारवंतरेह लिखा हुआ है। बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखते हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, या श्रावस्ती का, या वाराणसी का? यूपीपीसीएस मेंस 2008। बुलंदी बाग कहां से रिलेटेड है? दीप सिंह, आयुष बताइए। बुलंदी बाग, तो भाई यहां पे याद रखेंगे बुलंदी बाग पाटलिपुत्र, जहां पे पाटलिपुत्र कैपिटल हुआ करता था, वहां पे वर्तमान समय में पटना का बुलंदी बाग का क्षेत्र स्थित है। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। पाटलिपुत्र मौर्य शासकों की राजधानी रही। यहाँ पर मौर्य द्वारा शाही महल का निर्माण कराया गया था। इसी शाही महल के अंदर बुलंदी बाग भी बनवाया गया था। यह एक पुरातात्विक स्थल है कहा जाता है, जिसकी खोज L.A. बार्डेल ने 1895 में की थी। यहां से लकड़ी के तख्ते प्राप्त हुए हैं जो कि सुरक्षात्मक दीवारों से संबंधित हैं। वर्ष 1912-13 में अमेरिकी पुरातत्वविद डेविड ब्रेनार्ड स्पूनर ने इस मौर्यकालीन उत्खनन स्थल पर शोध कार्य किया था। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, अभी मैंने चर्चा किया आप लोग को, किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद किससे बना है? लकड़ी का बना हुआ है। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। पाटलिपुत्रा बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है, याद रखेंगे। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को दिया जाता है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो इसके राजप्रसाद का जो स्ट्रक्चर मिला है, जो लकड़ी का बना हुआ है,
वो भव्यता में कहा जाता है कि काफी विशाल हुआ करता था। और कहा जाता है कि कहीं न कहीं ईरान और पर्शिया से इंस्पायर्ड होकर इसने क्या किया था, भारत में भव्य महल बनाने प्रारंभ किए गए थे। इसका पूरा इतिहास मिलता है कि ये जो भवन बनाया गया था, इस भवन के केंद्र में एक बाग हुआ करता था, जो वर्तमान समय में बुलंदी बाग के नाम से जाना जाता है। और उसमें तमाम झरने, फूल, पत्ती इत्यादि लगे थे। और फिर एक क्या किया गया था, यहाँ पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा महल भी निर्माण कराया गया था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो यहाँ पर मालवा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मालवा की बात करेंगे तो मालवा का मतलब हो गया ये बेल्ट, ये क्या हो गया, मालवा है, ये मालवा का बेल्ट कहलाता है। ठीक है। गुजरात यानी कि अभी मैंने बताया आपका ये हो गया इसका गुजरात, ये गुजरात का बेल्ट है। ठीक है। और क्या दिया गया है, महाराष्ट्र। यहां पर अभी मैंने आप लोगों से कहा था ना कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र विजय की पुष्टि कर्नाटका तक इसकी सीमाएं जाती है। तो किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने मालवा भी जीता, गुजरात भी जीता और महाराष्ट्र, कर्नाटका तक इसके अधिकार की पुष्टि होती है कि इसने, क्योंकि देखो कर्नाटका के पुष्टि के पीछे दो कारण है। पहला चीज, अशोक ने कर्नाटका का कोई कैंपेन नहीं किया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा चीज, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने संलेखना विधि द्वारा कर्नाटका के श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर अपने प्राण त्यागे। तो क्या कोई रूलर अपने साम्राज्य से बाहर जाकर किसी अन्य साम्राज्य में अपने क्रियाकलाप कर सकता था या प्राण त्याग सकता था? थोड़ी सी ये संभावना पर यहाँ पे संदेह उत्पन्न होता है। तो लगता है कि इसने यहां तक का हिस्सा कैप्चर में ले लिया। अशोक रूलर होता है तो अशोक क्या लिखता है, लिखता है चोल चेर पांड्य और केरल पुत्र और सती पुत्र उसके पड़ोसी हैं। यानी कि ये क्षेत्र अभी भी स्वतंत्र रहे, लेकिन ये मौर्यों को टैक्स देते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ने पहली बार जीता था। चंद्रगुप्त भारत का पहला ऐसा शासक है जिसने एक विस्तृत भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर, मैंने पहले ही बता दिया, सिंधु नदी तक के प्रदेश पर स्थित था। जैन ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की पुष्टि हो जाती है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया, कौन था? अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, यहाँ पर किसकी मदद से, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य, वैश्य जो इसका क्या होता था, गवर्नर था। गवर्नर, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था। इसकी मदद से इसने क्या किया था, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का यहां पर निर्माण करवाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, सुदर्शन झील। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार क्षेत्र में एक झील, सुदर्शन नामक झील का निर्माण उसके द्वारा नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। इसका निर्माण मुख्यतः खेतों में सिंचाई आदि की सुविधा के लिए किया गया था। किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो अभी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पश्चिम भारत पूछा गया है। तो हम लोग जब भारत की चर्चा करते हैं तो सिंपल सी बात है भाई, ये अगर ऐसे मैप रख ले तो ये नॉर्थ हो जाता है, साउथ हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। वेस्ट विजय गिरनार, यहां से गिरनार से जो गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से इस बात की पुष्टि होती है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है। अशोक, लेकिन यहां पर अशोक की यहां पर पुष्टि हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की पुष्टि कब होगी? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है, क्योंकि इसने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर क्या किया था, झील बनवाई थी। ठीक है। रुद्रदामन 150 ईसा पूर्व जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा बिंबिसार के समय से प्रारंभ हुई वो चंद्रगुप्त मौर्य तक पराकाष्ठा पे पहुंच गई।
चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान कर्नाटका तक विस्तृत था। पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक और सुपारा तक विस्तृत था। संपूर्ण प्रदेश इसके साम्राज्य के अधीन था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। इसका जवाब दो भाई। दीप सिंह, इसका जवाब दो बच्चे। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? बताओ किसे यहां पर यूनानी लेखक जस्टिन ने किसे सैंड्रोकोटस के रूप में पहचाना है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में किसने? जस्टिन ने पहचाना है। और यही जस्टिन क्या लिखता है? लिखता है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, इसकी सेना के विषय में लिखता है, सेना डाकुओं का गिरोह था। डाकुओं का गिरोह था। ये किसने लिखा है? तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा गया। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने 4 वर्ष तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है कि दोनों मिले थे? इस बात का उल्लेख किसने किया है? तो यहां पे याद रखेंगे, जस्टिन इस बात का उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, 15 का ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल यहाँ पे दीप सिंह। तो यहां पर बच्चे याद रखेंगे जस्टिन लिखता है। जस्टिन के बारे में अभी आप लोग को बताया, उसका स्टेटमेंट भी। जस्टिन नामक लेखक ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन के अतिरिक्त प्लूटार्क ने भी इन दोनों की भेंट की चर्चा की है। जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह करता है और प्लूटार्क क्या कहता है? प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख, यहां पे 600 मैं कह रहा हूं, 600 नहीं होगा, बल्कि यहां पर याद रखेंगे 6 लाख की विशाल सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। संपूर्ण भारत को रौंद डाला, ऐसा स्टेटमेंट किसने लिखा है? तो ये प्लूटार्क का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? अभी हम लोगों ने यहाँ पे विलियम जोन्स का नाम याद रखेंगे, बीए स्मिथ नहीं, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स अपनी किताब में लिखते हैं कि जस्टिन और प्लूटार्क जैसे राइटर्स जिस सैंड्रोकोटस की चर्चा करते हैं, वो सैंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये विलियम जोन्स का कहना है, याद रखेंगे। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। विलियम इतिहासकारों में विलियम जोन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। एरियन नामक विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। तो इसे सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, बिल्कुल आयुष, ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। आगे देखते हैं किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? भास, विशाखदत्त, शूद्रक या अश्वघोष? बताइए। तो भाई यहां पर किसके ग्रंथ में यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है? विशेष तौर पर बताओ आयुष और दीप सिंह, बताएं आप कि किसने किया है भाई यहां पर? हाँ, दीप सिंह का जवाब आ गया भाई, सी। चलिए भाई देख लेते हैं, यहां पर सी जवाब आ रहा है, ठीक है, सी जवाब आ रहा है। तो भाई यहां पर बिल्कुल विशाखदत्त की किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस में ही क्या किया गया है? यहां पर कहा जाता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी यहां पर विशेष रूप से यहां पे उल्लेख। शूद्रक की किताब का नाम क्या है? मृच्छ
कटिकम, मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक की किताब का नाम है। अश्वघोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र प्लस आपका सौंदरानंद, सौंदरानंद नामक किताब इनके द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल याद रखेंगे। विशाख द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या निम्न कुल या कुलहीन कहा गया है। कुछ विद्वान वृषल का अर्थ शूद्र मानते हैं। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। यह नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कुमारगुप्त? तो भाई यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम बिल्कुल याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस, बिल्कुल बच्चे। तो यहां पर आप किसका नाम याद रखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यहां पर याद रखिएगा। हालांकि 2017 का क्वेश्चन भी है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल 300 यहाँ पे 223 ईसा पूर्व से लेकर 295 नहीं बल्कि 98, यहाँ पे 298 होगा, 98 यहाँ पे 223 या 222 कहा जाता है। मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने भारत के संबंध में अनेक विवरण प्रस्तुत किए तथा जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों में किया। इन जातियों में किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जो मेगास्थनीज की इंडिका है, इंडिका में भारतीय समाज में 7 जातियों को बताया गया है। जो जातियां बताई गई है ना, जातियां कितनी बताई गई हैं? भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित बताया गया, बिल्कुल याद रखेंगे। 7 कास्ट में डिवाइडेड, ये याद रखिएगा। साथ साथ में ये भी याद रखेंगे कि ये क्या करता है, कहता है कि ये कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम का भी उल्लेख करता है, यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इंडिका। इसने कौन सी किताब लिखी है? इंडिका नामक किताब इसी ने लिखी है, मेगास्थनीज ने। बाकी अर्थशास्त्र हम लोग जानते हैं कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखित है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखित किया गया है। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। यह राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। यह पुस्तक ग्रीक भाषा में लिखित हुई है। हालांकि मूल रूप से यह पुस्तक नहीं मिली है। इस पुस्तक का मूल रूप उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों के छेपक के रूप में उपलब्ध हैं। इंडिका का छेपक के रूप में प्रयोग करने वाले लेखकों में डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी तथा एरियन प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। क्लियर है? दीप सिंह और आयुष गुप्ता, 2 लोग के कमेंट आ रहे हैं प्रॉपर। क्लियर है चीजें? कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे भाई? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। एक ही व्यक्ति के 3 नाम मिलते हैं, हम लोग को कहा जाता है कौटिल्य मिलता है, कौटिल्य, या फिर इसे विष्णुगुप्त कहते हैं। विष्णुगुप्त जो कहा जाता है, इसका संभवतः मूल नाम था, या फिर इसे चाणक्य कहा जाता है। यहां पर थोड़ा सा यह है, कहा जाता है कि गोत्र के नाम के आधार पर इसे कौटिल्य कहा जाता है। मूल नाम इसका विष्णुगुप्त था। इसके पिता का नाम चणक था, इसलिए कहा जाता है चाणक्य। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसकी नीतियों के कारण इसे चाणक्य कहा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। कुछ ये भी कहते हैं कि कुटिल नीतियों के कारण कौटिल्य कहलाता है, ये भी कहा जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना तब चाणक्य प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रधान पुरोहित बने। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक कृति की रचना की। यह भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अकॉर्डिंग बाय कौटिल्य के अर्थशास्त्र,
न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आईएएस 2022 का क्वेश्चन है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी रूप से मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाता था। तो भाई यहां पर देखें, ये चूंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में समाज से संबंधित ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बच्चे अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखिए, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि न्यायिक परिणाम, अगर आपने कुछ ऐसा, जैसे आपने किसी से कर्ज लिया और न्यायालय में मामला गया और कहा गया आप कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं तो आपको इस व्यक्ति का कर्ज उतारने तक दास बनना होगा, तो न्यायिक दंड में भी दास की सजा बनने की दी जाती थी। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी रूप से मुक्त हो जाती थी। बिल्कुल, अगर कोई दास स्त्री है और उसके मालिक से उसका क्या हो, संपर्क स्थापित हो, और उस मालिक के थ्रू क्या हो, उसे पुत्र की प्राप्ति, पुत्री नहीं पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसी दशा में वह स्त्री दासता से मुक्त मान ली जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता है तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक, तो बिल्कुल भाई यहाँ पे कानूनी हक मिल जाता था। उस लड़के को, उस मालिक को क्या करना होगा, पिता का दर्जा देना होगा अपने, और उसे अपने संपत्ति में हिस्सा भी देना होगा। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। दिए गए तीनों कथन सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति जन्म से गुलाम हो सकता है, स्वेच्छा से स्वयं को बेचकर, युद्ध में कैद होकर, या फिर न्यायिक दंड के आधार पर भी वो गुलाम हो सकता है। इसके अतिरिक्त दासी ने अपने स्वामी के बच्चे को, पुत्र को जन्म दिया तो वो बंधन से मुक्त की हकदार थी, तथा जब एक दास अपने स्वामी के बच्चे को, पुत्र को जन्म दिया तो उसे, उसके बच्चे दोनों को अब दास नहीं माना जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो भाई यहाँ पे याद रखेंगे राजनीतिक नीतियां। ये देखिए बीपीएससी 2002, 2008, 2017, यूपीपीसीएस 2012 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की अगर चर्चा करते हैं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले इसके संदर्भ में उल्लेख करने वाले व्यक्ति का नाम था श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री ने पहली बार इसके बारे में कब पता लगाया था? 1904 में पता लगाया, और इसका प्रकाशन शुरू हुआ 1909 में। 1909 में इसे प्रकाशित करने का कार्य किया गया था। कब? 1909 में इसे संग्रहित किया गया। अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है ये पूर्णतः कैसी है? राजनैतिक व्यवस्था पर है। राजनैतिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था पर लिखी गई यह किताब मानी जाती है। पॉलिटिकल साइंस पर लिखी गई किताब मानी जाती है। आर्थिक नीतियां, राजनीतिक नीतियों के बारे में लिखा गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने, तो यहाँ पे यह 15 अध्याय में डिवाइड है। अध्याय कितने हैं? इसमें 15 अध्याय हैं और 180 अधिकरण है। अधिकरण कितने हैं? 180 हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। कौटिल्य राजनीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे तथा इन्होंने राजशास्त्र अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अपने इस ग्रंथ में इन्होंने मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा इत्यादि का वर्णन किया है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस पुस्तक में किसी भी मौर्य शासक का नामोल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। किसी भी मौर्य शासक का नाम यहाँ पर लिखा नहीं गया है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत की पुस्तक है। यहाँ पे शासन के सिद्धांत से, जिसका मुख्य विषय सामान्य राज्य तथा उसके शासन तंत्र का विवरण प्रस्तुत करना। अर्थशास्त्र में मुख्यतः विभागीय अध्यक्षों का वर्णन है, साथ साथ में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का भी वर्णन है। सिद्धांत का वर्णन भी इसमें किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे।
चलिए, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, यानी चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। आईएएस 1993 और यूपीपीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त, किस नाम से जाना जाता था चाणक्य बचपन में, बताइए किस नाम से जाना जाता था भाई। तो यहां पर देख देखें, बचपन का नाम इसका विष्णुगुप्त, अभी मैंने आप लोग को बताया। यहां पर चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथ से चाणक्य के बचपन के विषय में जो जानकारी मिलती है उससे स्पष्ट होता है कि इनका जन्म तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चाणक्य बचपन से ही वेदों एवं शास्त्रों के ज्ञाता बन गए थे, परंतु स्वभाव से ये अत्यंत रूढ़िवादी, क्रोधी थे। पुराणों में चाणक्य को द्विजर्भ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस जो मैकियावेली की किताब है, इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि कालिदास को क्या कहते हैं, इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर विष्णुगुप्त, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे दीप सिंह। तो यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की तुलना किससे, मैकियावेली से की जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल ये साउथ इंडिया से रिलेटेड है। वात्स्यायन का कामसूत्र ये गुप्त काल से रिलेटेड है। कालिदास की मालवी का अग्निमित्र मित्रम, जिसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है, ये भी गुप्त काल से रिलेटेड पुस्तक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है, मैंने पहले ही बताया। इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। प्रथम अधिकरण में राजस्व संबंधी विवरण है। द्वितीय अधिकरण में नागरिक प्रशासन, तृतीय एवं चतुर्थ में अधिकरणों में दीवानी और फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख है। छठे अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है, जिसमें राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, कोष, मित्र के स्वरूप में और कार्यों का वर्णन है। अंतिम 9 अधिकरण में राजा की विदेश नीति, सैनिक अभियान, युद्ध में विजय के उपाय, शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय, युद्ध एवं संधि के अवसर आदि विविध विषयों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। अब आते हैं बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। यहां पर बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। स्रोत क्या है, तारानाथ की किताब, तारानाथ की रचना, दिव्यावदान, दीपवंश और महावंश। बुद्ध घोष की रचना, समंत, यहाँ पे समंत पसादिका यहां पर इंपॉर्टेंट है। हेमचंद्र का परिशिष्ट परमन, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और वायु पुराण से। अन्य द्वितीय मौर्य शासक था, ग्रीक लेखकों द्वारा स्ट्रैबो और एथिनियस इसे क्या कहते हैं, अमित्रोचेटस या अमित्र घात कहते हैं। इसे अन्य नामों से सिंहसेन, भद्रसार और नंदसार वायु पुराण में नाम मिलता है। इसका याद रखेंगे, सिंहसेन भी कहा जाता है, इसे भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। साम्राज्य विस्तार, बिंदुसार ने क्या किया, अवंती को मौर्य साम्राज्य में मिलाया। कहा जाता है अवंती स्वतंत्र हो चुका था, उसे मिलाता है। अशोक को उज्जैनी का गवर्नर नियुक्त किया। तक्षशिला तथा गांधार तक शासन किया। दक्षिण भारत पर विजय किया इसने, हालांकि इसकी पूर्णतः पुष्टि नहीं है। कलिंग को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष पर नियंत्रण किया। माना जाता है कि इसके टाइम में कलिंग इसके नियंत्रण में था। महापद्मनंद ने पहली बार कलिंग को जीता और घनानंद उस पर अधिकार बनाए रखा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। बिंदुसार के समय भी कलिंग इसके साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन जिस दौरान अशोक उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था, उसी दौरान माना जाता है कलिंग संभवतः अपने आप को स्वतंत्र करा लेता है। फिर अशोक कलिंग का कैंपेन करता है, ठीक है। अन्य डायमेकस भारत आया, एंटियोकस सीरिया के राजा के दूत के रूप में। एंटियोकस से शराब, अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की थी, जिसमें शराब मिल गई, अंजीर मिल गई, दार्शनिक नहीं मिला था। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए अशोक को भेजा। आजीवकों को संरक्षण, इसके दरबार में आजीवक संप्रदाय का भिक्षु कौन रहता था, पिंगल वत्स रहा करता था।
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला बिंदुसार को माना जाता है कि बिंदुसार वह राजा था जिसने दक्कन विजय को क्या किया था, कंप्लीट। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था, लेकिन माना जाता है दक्कन में कुछ विद्रोह हुए थे, इनको शांत करने का काम बिंदुसार ने किया था। मौर्य शासकों में बिंदुसार ने दक्कन यानी कर्नाटक पर विजय प्राप्त की थी। इसका विशाल साम्राज्य दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। तिब्बत के बौद्ध विद्वान लामा तारानाथ के बिंदुसार की दक्कन विजय की चर्चा की है। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच 16 नगरों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अशोक के दक्षिण भारत पर नियंत्रण की चर्चा शिलालेखों में मिलती है, याद रखेंगे। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? तो डायमेकस किसके समय? बिंदुसार के समय आता है। डायमेकस नामक दूत कहां से आया था? सीरिया से आया था। सीरिया के राजा एंटियोकस के दूत के रूप में ये मौर्य दरबार में बिंदुसार के समय आता है। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी विद्वान डायमेकस भारत आया। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक दूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। इसीलिए कहा जाता है कि बिंदुसार की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बड़ी ही जबरदस्त थी। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर यहां पर इसकी पॉलिसी बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में, या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पाणिनि के शयन, पतंजलि के महाभाष्य में? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या होगा इसका सही जवाब। सीरिया, बिल्कुल बच्चे। यहां पर देखो, यहां पर अवंती को अशोक द्वारा जीतकर विजित किए जाने का उल्लेख किसमें मिला है? तो बुद्ध घोष की समंत पशादिका में इसका उल्लेख किया गया है। एमपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर याद रखेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष के समंत पशादिका ग्रंथ में मिलता है। अशोक इस समय उज्जैन का गवर्नर यानी उपराजा था। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज का विशिष्ट वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन शासन के आदर्श और पद्धति का पता चलता है, जबकि पतंजलि के महाभाष्य से शुंग शासकों के इतिहास का विवरण प्राप्त हुआ है। बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहां पर अशोक के बारे में। अशोक के बारे में जानकारी के क्या है स्रोत है अपने पास? स्रोत क्या है? बृहद शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ लेख। यहां पर देखें, अशोक के जो अभिलेख हैं, अभिलेखों को क्या किया गया है? 3 सेक्शन में बांटा गया है। अभिलेख 3 सेक्शन में बांट दिए जाते हैं। एक कहलाता है शिलालेख, शिलालेख कहलाता है। एक कहलाता है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख कहलाता है, स्तंभ लेख। और एक होता है गुहा लेख, गुहा लेख। ऐसे इसके अभिलेखों को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और उदयगोलम स्तंभ अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख है। इसमें इसे इसका व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। इसका व्यक्तिगत नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। कंगनहल्ली मूर्ति शिल्पला अभिलेख में राडियो अशोक का नाम उल्लिखित है। बौद्ध ग्रंथ महावंश, दीपवंश, राहुल वादसुत्त में इसका उल्लेख मिलता है। दीपवंश, महावंश ये सिहलियन श्रुतियां हैं, और राहुल वादसुत्त जहां से इसने क्या किया था? धम्म का विचार लिया था। धम्म का विचार यहीं से लिया था। अन्य नाम इसके क्या मिलते हैं? देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित किया जाता है। 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। समकालीन विदेशी शासकों को तुर्मय, मिस्र, टालमी द्वितीय की चर्चा है। इसमें धम्म विजय के लिए धम्म प्रचारकों को भेजा, ठीक है। श्रीलंका के लिए महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भेजा। असम तथा सुदूर दक्षिण छोड़कर संपूर्ण भारत पर इसका नियंत्रण स्थापित था, याद रखेंगे। बाकी अशोक के बारे में करते हैं। जैसे इसने कलिंग युद्ध लड़ा, ठीक है, उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। निग्रोथ नामक भिक्षु को देखकर क्या होता है? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है। तीसरी बौद्ध संगीति इसी के समय हुई थी, 251 बीसी ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में।
धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, दंड व्यवस्था की कठोरता को कम किया, एकाश्म स्तंभों की स्थापना कराई, सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थापित कराया, सांची स्तूप का निर्माण तथा बराबर की पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण आजीविकों को दान में दिया, नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण दशरथ के द्वारा कराया गया। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? आईएएस 1995, बीपीएससी 2019 और एमपी टीसीएस 2019 में प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ भाई, दीप सिंह किस नाम से जाना जाता है? अशोक अपने अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया जाता है? अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? यदि अशोक के नामों की संबोधन की बात करते हैं तो इसे इसके अभिलेखों में प्रियदर्शी कहा गया है। देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी के नाम से इसे इसके अभिलेखों में संबोधित किया गया है। बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी आदि नाम से जाने जाते हैं। प्रियदर्शी का अर्थ होता है वह जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखता है। अशोक के मूल नाम का उल्लेख केवल 4 लघु शिलालेखों में कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उदयगोलम में प्राप्त होता है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का, मैसेडोनिया का, कोरीथ का या फिर सीरिया का? तुरमय, अशोक का समकालीन राजा तुरमय कहाँ का शासन था भाई? बताएं जरा फटाफट यहां पर बताएं कि तुरमय कहाँ का राजा था। तो तुरमय याद रखिएगा कहाँ का? मिस्र का राजा हुआ करता था तुरमय, यहां पर याद रखेंगे। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का? मिस्र का राजा था। तुरमय मिस्र के तुरानियन राजाओं का वंश था और आयोनियन यानी यमन किंग एंटियोकस के अधीन एक गवर्नर था। तुरमय की पहचान मिस्र के समकालीन शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के साथ की गई है। मिस्र का जो शासक था टालमी फिलाडेल्फस सेकंड, इससे इसकी तुलना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग? तो कलिंग को तो इसने जीत ही लिया था। बताओ भाई कौन सा इसके साम्राज्य में शामिल क्षेत्र नहीं था? दीप सिंह बताएं क्या होगा इसका सही जवाब? कौन सा क्षेत्र इसके साम्राज्य में शामिल नहीं था? क्या अफगानिस्तान इसके क्षेत्र में शामिल था? तो बिल्कुल भाई, क्योंकि इसके दादा ने जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। काबुल, कांधार, जड्रोसिया, अफगानिस्तान तो था। बिहार जाहिर सी बात है कैपिटल ही यही के था। कलिंग को इसने जीता कब? 261 बीसी में, इसकी पुष्टि भी हो जाती है। श्रीलंका उसके राज्य में शामिल नहीं था। सिंहली, इसे क्या कहा गया है? सिंहली कहा गया है। श्रीलंका को क्या कहते हैं? सिंहली नाम से इसे संबोधित किया गया है और कहा जाता है सिंहली के साथ इसके मित्रवत संबंध हुआ करते थे। श्रीलंका क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग अशोक के साम्राज्य में शामिल थे। अशोक अपने द्वितीय शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करता है, जैसे देखिए चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, श्रीलंका, सिंहली का उल्लेख मिलता है। सरे, कुहना, कांधार, तक्षशिला तथा लघमान काबुल से अशोक के अभिलेख इस क्षेत्र पर इसकी पुष्टि करते हैं। आरमाइक तथा ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। श्रीलंका, बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहां पर श्रीलंका बिल्कुल करेक्ट है बात। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो यहां पर देख रहे हो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर, यानी इन 3 आधारों पे यहाँ पे राजधर्म की स्थापना की। तो भाई सहिष्णुता, उदारता और करुणा यहां पर देखें तो अगर इसमें आप रणजीत सिंह को तो पहले बाहर कर दीजिए, शिवाजी को भी बाहर कर दीजिए, ठीक है, अकबर को भी बाहर कर दीजिए। क्यों अकबर को बाहर करेंगे? क्योंकि उदारता तो ठीक है लेकिन सहिष्णुता के मामले में नहीं होगा। तो क्या बचा? अशोक बचा सहिष्णुता को लेकर, याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। अशोक ये त्रिविध आधार धर्म का परिचय थे।
अशोक ने धम्म का प्रतिपादन अपनी प्रजा के हित को ध्यान में रखकर किया। अशोक के लिए मानव धर्म ही सर्वोपरि था। बिल्कुल याद रखेंगे, मानव धर्म क्या था, सर्वोपरि था। बिल्कुल बच्चे यहां पर याद रखिएगा। क्लियर, तो इस चीज को बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? तो भाई सीरिया और मिस्र, तो हम लोग जानते हैं कि सीरिया और मिस्र के साथ बिंदुसार के संबंध थे, बिंदुसार, और आगे चलकर किसके संबंध, अशोक के संबंध भी यहां से स्थापित होते हैं। तो ये दोनों किस वंश से हो गए, मौर्य वंश से रिलेटेड थे। बिल्कुल याद रखेंगे, सीरिया और मिस्र स्पेशली। ठीक है, ए, ठीक है भाई। तो यहां पर याद रखेंगे मौर्य वंश, यहां पर आपका करेक्ट जवाब होगा। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे। बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था। इसके अतिरिक्त दिमाचोस नामक सीरियाई राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था तथा मिस्र के शासक टालमी द्वितीय के द्वारा अपने शासन काल में डायोनिसियस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। तो यहां पर याद रखेंगे डायमेकस, डायमेकस एवं डायोनिसियस। देखिए यहां पर डायमेकस और डायोनिसियस या डायोनीसियस नामक दूत इसी के समय आपके मौर्य दरबार में आते हैं, याद रखेंगे। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? भाई 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, हम सभी को पता है, मौर्य, बिल्कुल। यहां पर 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं। पहली बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं, फर्स्ट किसके समय हुई थी? अजातशत्रु, अजातशत्रु, हर्यंक वंश, हर्यंक वंश से रिलेटेड था। दूसरी बौद्ध संगीति सेकंड की बात करें, किसके समय होता है? तो ये होता है कालाशोक, कालाशोक के समय हुआ था। किस वंश से? तो ये शिशुनाग वंश से, शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। यहां पर याद रखेंगे किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है भाई, ये शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड किसके समय होता है? अशोक के समय होता है। ठीक है, और कहां पे होता है? ये किस वंश से? मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और फोर्थ हम लोग जानते हैं किसके समय होता है? कनिष्क के समय होता है। और यह किस डायनेस्टी से? कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो यहां पर पूछा गया है तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में। कहां पर हुआ था? बिल्कुल अशोकाराम, थर्ड अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में ये आयोजित किया गया था। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। इस बौद्ध संगीति का आयोजन 250 नहीं 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया। अशोकाराम विहार में बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सा ने किया। इस संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया। इनमें से अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजने का कार्य किया गया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सभी को पता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के किस जगह? तो यहाँ पे अशोकाराम विहार, अशोकाराम विहार में, अशोकाराम विहार में क्या किया गया था? इसका आयोजन किया गया था। बिल्कुल याद रखेंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई। इसे तृतीय बौद्ध संगीति के नाम से जाना या पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित किया गया था। 250 नहीं, यहाँ 350 नहीं 251 बीसी में, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम 1999 का क्वेश्चन है, बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट बच्चे यहां पर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर बच्चे याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों द्वारा
हम लोग को संगीति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दीपवंश और महावंश, सिहली अनुश्रुतियां दीपवंश और महावंश, दिव्यावदान ने दीपवंश और महावंश बताती हैं कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दीपवंश और महावंश तिहली बौद्ध ग्रंथ स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित होने का उल्लेख मिलता है। दीपवंश तथा महावंश से बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना क्रमशः 4वीं एवं 5वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अतिरिक्त अशोक के किसी भी अभिलेख में बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं मिलता है। दिव्यादान एक अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अनेक समकालीन राजाओं की कथाओं का उल्लेख मिलता है। क्लियर बात समझ में आई? भाई मेरी क्लास में इस समय मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मुझे लाइव लर्नर के तौर पे 6 लोग दिख रहे हैं, बट कमेंट इस क्लास में केवल 1 से 2 लोग कर रहे हैं। क्यों भाई, बाकी क्या है? कमेंट नहीं करना चाहते, आइडेंटिटी छुपा के रखना चाहते हैं। आकृति, ठीक है। तो यहां पे चलिए, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तीर्थ यात्रा द्वारा। यहाँ पे बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ता है। मोक्ष में विश्वास, देवा नाम प्रिय या पशु चिकित्सालय खोले। इस बात की पुष्टि कहां से करोगे आप लोग? ठीक है, इस बात की पुष्टि कहां से करोगे आप लोग, बताओ फटाफट जरा। तो भाई यहां पर देखो, हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि यह प्रारंभिक जीवन में, यहां पर याद रखेंगे, प्रारंभिक जीवन में, यह जो प्रारंभिक जीवन था इसका, यहां पर कहा जाता है कि यह अपने प्रारंभिक जीवन में किसका उपासक था? तो कहा जाता है शिव का बहुत बड़ा उपासक था। इसकी पुष्टि कहां से होती है? कल्हड़ की राजतरंगड़ी से होती है। अब यहां पर जो इसने ये टाइटल लिया, देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय होने की यहां पे टाइटल लेता है। यह टाइटल ये बताता है कि यह क्या है? हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा था। अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण उसका देवा नाम प्रिय की उपाधि है। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। राजतरंगिणी के अनुसार ये शैव धर्म के उपासक थे। इनके अभिलेखों में सर्वत्र इन्हें देवा नाम प्रिय तथा देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया। इसका अर्थ देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर है। इस उपाधि से अशोक की हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? भारत के प्रथम अस्पताल या औषधि बाग का निर्माण किसने किया? यूपी लोवर 2015 का क्वेश्चन है। 2015 का क्वेश्चन है, बताएं। औषधि बाग यहां पर क्या, चूंकि देखो अस्पताल की बात करते तो थोड़ा सा इधर उधर भटक सकते थे, लेकिन यहाँ पे औषधि बाग की बात की गई है, तो आपका करेक्ट जवाब होगा अशोक। अशोक ने क्या किया था? कहा जाता है कि जैसे इसने चिकित्सा के लिए तमाम, कहा जाता है, अस्पतालों का निर्माण करवाता है, साथ साथ में इलाज के लिए औषधि बागों का भी निर्माण करवाया था। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय को घोषित किया। अपनी प्रजा की भलाई और कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। अशोक के लोकहित में छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई और कुओं का निर्माण कराया। कहा जाता है कलिंग युद्ध के बाद इसने क्या किया? भेरी घोष के स्थान पर, घोष के स्थान पर क्या करता है? इसके स्थान पर इसने कौन सा नारा दिया? धम्म घोष का नारा दिया। याद रखेंगे, धम्म घोष का नारा देता है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। कथन है, कारण है, कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। IS 2000 प्रीलिम का क्वेश्चन है। तो भाई ये बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही है, स्टेटमेंट तो दोनों सही है, ठीक है। और यही कारण था कि अशोक द्वारा कलिंग को क्या किया जाता है, यहां पर इसमें सम्मिलित किया जाता है। कलिंग को जीतने का उद्देश्य अशोक का यही था।
कहीं ना कहीं जो साउथ को व्यापारिक मार्ग जाता था, साउथ के लिए जो स्थल मार्ग जाता था, साउथ को जो कैंपेन करने थे, उसके लिए कलिंग पे नियंत्रण होना अनिवार्य था। इसीलिए अशोक क्या करता है, कलिंग का कैंपेन करके उसे साम्राज्य में शामिल कर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख के अनुसार इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध था। कलिंग विजय इसकी अंतिम विजय थी। विजय प्राप्ति के पश्चात अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहां का राजा अनंत पद्मनाभन था। इस बात को लेकर थोड़ा सा विवाद है। कोई कहता है कि कोई कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः यहाँ पे नंदिवर्धन नाम का कोई शासक हुआ करता था। ठीक है, नंद नाम का कोई शासक था। कुछ लोग कहते हैं, कुछ अनंत पद्मनाभन का नाम लेते हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा इतिहास में विवाद है इतिहासकारों में। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। सामरिक दृष्टि से स्थल और समुद्र दोनों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। यहां से दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापार भी आसानी से बनाए जा सकते थे। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थान पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया, इसका क्रम बताना है। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2019 का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे टिपिकल टाइप का है, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है सभी, बिल्कुल 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 भाई। यहां पर तो यहां पर भाई देख लें, इसका सबसे पहला क्रम क्या था। तो यहां पर देखें, सबसे पहले जाता है कहां पे, लुम्बिनी की यात्रा करता है। सबसे पहले इस क्रम में कहां पे गया, लुम्बिनी गया। लुम्बिनी यात्रा में याद रखेंगे, इसके साथ इसकी पुत्री हुआ करती थी, चारुमती का नाम याद रखिएगा। चारुमती इसके साथ गई थी, जो अशोक की पुत्री थी, इसके साथ जाती है। लुम्बिनी के बाद कहां पे जाता है, यहीं के पास में पड़ता है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु की यात्रा करता है। ये कपिल वस्तु जाता है, लुम्बिनी से निकलता है। इसके बाद कहां पे जाता है, बोध गया या गया जाता है। बोध गया की यात्रा करता है, ये बोध गया की यात्रा करता है। इसके बाद से यहां से निकलता है तो पहुंचता है कहां पे, सारनाथ। यानी बुद्ध ने यहां पर अपना सारनाथ, जहां पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यहां पहुंचता है। इसके बाद पहुंचता है बुद्ध के मृत्यु स्थल। मृत्यु स्थल कहां था भाई, तो यहां पे कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर जाता है अशोक, यहां की यात्रा करता है। और कुशीनगर के बाद सबसे लास्ट में जाता है श्रावस्ती। श्रावस्ती की यात्रा करता है। तो ये इसके यहां पे कहा जाता है कि यहां पर देखिए 2 2 4 2 6 अष्ट महास्थानों में से 6 स्थानों की यात्रा करता है जब ये धम्म यात्रा पे निकलता है। इसमें लुम्बिनी यात्रा के दौरान चारुमती साथ में थी, और लुम्बिनी यात्रा के दौरान ही क्या करता है, रुम्मिनदेही अभिलेख लिखवाता है। तो यहाँ का टैक्स घटाकर 1/4 से 1/8 भाग कर देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ये आपका सही क्रम होगा। ठीक है, चलिए। तो डी, तीर्थयात्रा के समय सम्राट अशोक की यात्राओं का यह क्रम है। ब्रिटिश इतिहासकार बीए स्मिथ की पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया में वर्णित लेखों के आधार पर अशोक ने उपगुप्त के साथ जिन स्थानों की तीर्थ यात्रा की, उपगुप्त भी इनके साथ था, तीर्थ यात्रा की थी, और जिस मार्ग का अनुगमन किया उसमें पहला स्थान लुम्बिनी वन था। लुम्बिनी के पश्चात क्रमशः उन्होंने कपिल वस्तु, बोध गया, ऋषिपत्तन यानी सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती की यात्राएं की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत सम्राट अशोक ने आखेट अथवा अन्य बिहार यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया तथा उनके स्थान पर उसने धम्म यात्राएं प्रारंभ कर दी थी। बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहां से ये धम्म यात्राओं का शुरुआत कर देता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। आईएएस 2020 का क्वेश्चन है। अपने अभिलेख के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। भाई
यह अशोक का स्टेटमेंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। अशोक का यह स्टेटमेंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। प्रश्न में वर्णित उदाहरण अशोक सम्राट अशोक से संबंधित है। अशोक ने अपने प्रजा को इस लेख के माध्यम से परामर्श दिया था। अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण तत्व विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के मध्य सह अस्तित्व और सहिष्णुता का भाव रखना जिसे अशोक ने 12वें शिलालेख में उत्कीर्ण करवाया था, याद रखेंगे। इस प्रश्न में दो कथन है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। एक क्या कह रहा है, अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामरिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ये कथन है, कारण है यहाँ पे, ये IAS 1998 का क्वेश्चन है, ठीक है। अपने धर्म संवर्धन के स्थान पर सामरिक समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, बताइए बताइए भाई। तो भाई यहां पर देखो, अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, अशोक के राजादेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है। इसके जो अभिलेख है तो कहीं ना कहीं ये क्या है, धर्म के तरफ उतना फोकस नहीं करता है, बल्कि जनता के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया, इसीलिए ये सामाजिक समरसता की बात करता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, ए आर दोनों बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामरिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। वह राजादेशों द्वारा राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। अतः अशोक का धम्म न तो एक नया धर्म था, न ही राजनीतिक दर्शन, यह मानव की एक जीवन पद्धति तथा लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली नैतिक आचार संहिता और सिद्धांतों का समुच्चय था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन कथन को पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। यहाँ पे कथन है, पहला है कथन नंबर 1, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, जिसके संदर्भ में अर्थ बताते हुए सार्वजनिक नियम या धर्म परायणता या सामाजिक विस्तार एवं धार्मिक क्रम हिंदू समाज में पाया जाता है। हरियाणा PCS का क्वेश्चन है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के लिए धम्म शब्द का प्रचार किया गया था। जब उसने इसे लागू किया और इसका प्रचार करना प्रारंभ किया। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2 दोनों सही है, केवल एक कथन 1 और 2 दोनों गलत है। 1 सही है किंतु 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। अनुत्तरित यानी उत्तर नहीं दिया जा सकता। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो भाई यहां पे देखें, यहां पर क्या है, यहां पर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। कैसे होगा, पहला कथन देखिए, प्रथम कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है। धम्म संस्कृत शब्द धम्म का प्राकृतिक रूप है। प्रकृत भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है, सही है, जिसके संदर्भ में अर्थ बताते हुए सार्वजनिक नियम या धर्म परायणता या सामाजिक विस्तार एवं धार्मिक क्रम हिंदू समाज में पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के लिए धम्म शब्द का प्रचार किया गया था। जब उसने उसे लागू किया और इसका प्रचार करना प्रारंभ किया। नहीं, बौद्ध धर्म के लिए इसने धम्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया था, याद रखिएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, फिर वही है यहां पर, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कथन है, कारण है अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और संबंध स्थापित रखते हैं, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए भाई फटाफट। तो बच्चे यहां पर देखा जाए
तो यहां पर क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। कारण कह रहा है अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। नहीं, धम्म विजय की नीति का अनुसरण तो किया था, लेकिन कहीं से भी ये उल्लेख नहीं मिलता है कि अशोक ने अपने सेना को भंग किया था। यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो इसीलिए इसका कारण ये नहीं था, सेना विघटित नहीं किया था इसने, जो इसके पतन का कारण बना। तो ए सही है, परंतु आर, ए सत्य है लेकिन आर क्या है, असत्य है। यहां पर याद रखेंगे, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। बिल्कुल बच्चे यहां पर याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उसके कमजोर उत्तराधिकारियों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य शासक उतने अधिक सक्षम साबित नहीं हुए जो विशाल मौर्य साम्राज्य को संभाल सके। इस कारण मौर्य साम्राज्य का शीघ्र विघटन प्रारंभ हो गया। उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष के कारण उनकी दुर्बलता सार्वजनिक होने लगी थी। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण कलिंग युद्ध के पश्चात ही प्रारंभ किया था और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया, परंतु मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से उसने अपनी सेना को विघटित नहीं किया, जैसा कि मैंने बताया। दिया गया मानचित्र संबंधित है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो पहली चीज तो कनिष्क, कनिष्क साउथ इंडिया में नहीं आएगा, यहां पर याद रखिए। जो कनिष्क का साम्राज्य होगा, कनिष्क का जो साम्राज्य होगा ना, ये इसके नीचे नहीं आएगा, याद रखेंगे। तो ये कनिष्क का साम्राज्य तो यहाँ पर बिल्कुल कट कर दो, कनिष्क का साम्राज्य नहीं हो सकता, कनिष्क को हटाओ। समुद्रगुप्त से उसके दक्षिणा भारत अभियान का, तो भाई यहाँ पे कह रहा है दक्षिण भारत अभियान का, तो दक्षिण भारत तो यही है ना। दूसरी चीज, समुद्रगुप्त के अगर अभियानों के बारे में कहा जाए तो समुद्रगुप्त ने अपने कैंपेन में साउथ का कैंपेन किया, नो डाउट, इधर का भी कैंपेन किया, इधर का भी कैंपेन किया, इधर का भी कैंपेन किया, लेकिन हिंदुकुश को पार नहीं किया था। समुद्रगुप्त ने हिंदुकुश को पार नहीं, और यहां पर देख रहे हो आप, हिंदकुश के पार का क्षेत्र दिखाया गया, तो ये भी गलत है। अशोक का साम्राज्य है, अशोक के जीवन के अंतिम समय का साम्राज्य है, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन बनाई गई है, ये बॉर्डर लाइन किससे रिलेटेड है, चूल, चेर, पांड्य, ये सारे जो उसके पड़ोसी हैं। हर्ष, हर्ष कभी भी नर्मदा नदी के नीचे आया ही नहीं, तो हर्ष भी यहां पर नहीं होगा। दिए गए मानचित्र अशोक से उसके शासन काल के अंतिम समय से संबंधित है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के अखिल भारतीय साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत अशोक के साम्राज्य में शामिल था। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, बहुत आसान वाला प्रश्न है ये, इसे हम लोग बड़ी इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। सूची एक को सूची दो से अगर हम लोग यहाँ पर मैच करें तो क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त यहाँ पर दिया गया है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है, यानी कि सैंड्रोकोटस कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है, अशोक को प्रियदासी कहा गया है और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। यानी 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। 2017 पीसीएस का क्वेश्चन है, बताइए जरा, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो बच्चे यहां पर देखें, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, मूल संदेश बताना है। अशोक के धम्म का मूल संदेश, तो यहां पर देखें तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका मूल धम्म का उसका मूल उद्देश्य इनमें से कोई नहीं था, याद रखेंगे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, सब कुछ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ये बिहार वाला ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख धर्म अभिलेख हैं, धम्म अभिलेख हैं। अशोक के धम्म के प्रमुख तत्वों में अहिंसा को निश्चित रूप से अथवा विशेष रूप से व्याख्यायित किया गया, अहिंसा पे ज्यादा फोकस किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे।
बी नहीं ई हो जाएगा ना, बिहार वाला है ना, यहाँ पर बिहार वाला है तो ई जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसमें से कौन बौद्ध धर्म का फॉलोवर था भाई? तो यहां पर चलो हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां पर भाई, यहां पर तो थोड़ा सा विवादित कर दिया गया है। यहां पर अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि दशरथ के बारे में यहां पर देखें और अशोक के बारे में, इन्हीं दोनों पे संभावना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन सकती है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर देखें बच्चे, अशोक और दशरथ ये माना जाता है ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा होगा, और ये तो बौद्ध था ही, बौद्ध था ही। साथ साथ ये भी आजीवकों का सम्मान करता था, आजीवक के लिए काम किया, और ये भी इसने भी क्या किया था, आजीवकों के लिए कार्य किया था। तो यहाँ पर इनके चांस ज्यादा हैं, 2 और 4। इनका क्लियर है, ये क्या थे, ये जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, और बिंदुसार ये किसके, ये क्लियरली आजीवक धर्म, आजीवक धर्म का अनुयायी माना जाता है, बिल्कुल याद रखिए। मौर्यवीन शासक अशोक एवं उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे श्रीलंका में अभूतपूर्व सफलता मिली। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। चलिए, आज के सेशन को बच्चे यहीं पर हम लोग एंड करेंगे, आज के सेशन को यहीं पर एंड हम लोग करेंगे। या यहां पर मैं सोच रहा हूं यार, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको करा ही दो। जैसे बृहद्रथ से रिलेटेड है, यहाँ पे क्वेश्चन करा देता हूं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो यहाँ पे याद रखेंगे बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था, जालौक अशोक का पुत्र था। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य सम्राट के रूप में 9वें शासक के रूप में 187 से 185 सालों तक शासन किया। बाणभट्ट के हर्षचल के अनुसार मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण करते समय इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। एक निम्न कथनों पर विचार करें। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। अंतिम शुंग शासक शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर ने की, और उसने राज सिंहासन हत्या लिया, ये भी करेक्ट है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। यानी तीनों इसमें बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चे, याद रखेंगे तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। रुक जाओ, इसको करा देता हूं, 2-3 क्वेश्चन है तो इसको करा ही देता हूं, 2 ही क्वेश्चन है, ये लास्ट है। यहां पर देखिए, बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। अंतिम शुंग राजा कौन था? देवभूति। इसकी हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर ने करके कण्व वंश की स्थापना की। आंध्र यहां पर कौन था भाई? आंध्र ने कण्व के अंतिम शासक को वंचित किया, तो आंध्र सिमुक क्या करता है? सिमुक द्वारा इसकी हत्या करके यहां पर कार्य किया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिए। तो चलिए, आज के सेशन को बच्चे यहीं पे समाप्त करेंगे। सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे अरिहंत प्रकाशन की जो आईएएस और यूपीपीसीएस से रिलेटेड आपकी जो बुक एक प्रकाशित की गई है, यहाँ पे पब्लिश किया गया है, जिसका नाम है प्रीलिम पॉसिबल। इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम यहाँ पे क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। ये बुक आपको नजदीकी आपके किसी भी दुकान पे मिल जाएगी, चाहो तो इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, जिसको मैंने यहां पर देखे कि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी बेहतर तरीके से इसमें दिए गए हैं। ये क्लास आपकी जो हिस्ट्री वाली है वो पर डे चलती है, कब से? मंडे टू फ्राइडे आपकी चलती है 4 PM to 6 PM। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। जिन लोगों ने सेशन को या चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कल होगी फिर से आप लोगों से मुलाकात।